आज दूसरे दिन भी मनीषा को बुखार था। वह रसोई में खाना बनाने का असफल प्रयास कर रही थी। चाय गैस पर चढ़ाकर सब्जियां काटने लगी, परंतु बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में आकर लेट गई। राजीव ने देखा तो वह अनमने ढंग से किचन में जाकर खाना बनाने लगा। मनीषा बोली, आप मुझे चाय बनाकर दे दीजिए, थोड़ा आराम हो जाएगा तो मैं स्वयं ही कर लूंगी। तो राजीव झुंझलाकर बोला, तुम्हें हुआ क्या है? बुखार तो 99 पर अटका हुआ है और तुम आराम ऐसे कर रही हो जैसे बुखार 104 हो। मनीषा बेड से उठने का प्रयास करते हुए बोली, राजीव, मेरे शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी वहाँ पर उनकी 13 वर्षीय बेटी सुरभि आ गई और अपनी माँ से बोली, आप जाइए माँ, मैं खाना बना लूंगी। फिर मनीषा का 15 वर्षीय बेटा आकाश बोला, मम्मी आप आराम करो, मैं नारियल पानी लेकर आता हूँ, फिर टेम्परेचर चेक करूँगा। राजीव फिर गुस्सा दिखाते हुए चिल्लाया, जब मैं काम कर रहा था तब तो किसी का दिल नहीं पसीजा, बड़े आए अपनी माँ के लाडले, तुम्हें इसकी बहुत फिक्र रहती है, कभी बाप की भी सुध ले लिया करो। सुरभि बोली, पापा मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, आप हटिए, अब मैं सब मैनेज कर लूंगी। आकाश बोला, पापा ऑक्सीमीटर का प्रबंध कर लीजिए, मम्मी का ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना होगा। राजीव चीख कर बोला, अरे तुम्हारी मम्मी को कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, जरा सा बुखार है, पैरासीटामोल से उतर जाएगा, ये वायरल फीवर है और तुम हो कि मामूली से बुखार को कोरोना बनाने पर तुले हो, टेस्ट करवाए बगैर पता थोड़ी चलता है। आकाश बोला, पापा तो फिर चलिए डॉक्टर के पास, आज माँ का टेस्ट करवा ही देते हैं। राजीव फिर गुस्सा होते हुए बोला, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, पूरे 4000 का टेस्ट होता है, अगर इसे वह बुखार होगा भी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, टेस्ट करवाने से बेवजह ही परेशानी बढ़ जाएगी। सुरभि ने जैसे तैसे करके सिंपल सा खाना बनाया। वह खाने की प्लेट लगाकर अपनी माँ के कमरे में ले गई तो मनीषा दूर से ही बोली, बेटा वहीं रख दो, करीब मत आना, कहीं ये बुखार तुम्हें भी ना हो जाए। राजीव बाहर से ही बोलने लगा, तुम तो खुद को कोरोना ही करके मानोगी। मनीषा धीमे स्वर में बोली, चारों तरफ यही महामारी फैली है, फिर मुझे गले में दर्द भी हो रहा है। आकाश और सुरभि बाहर खड़े बेबसी से मम्मी को देख रहे थे। बच्चे क्या करें, कैसे माँ का दर्द कम करें, दोनों बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था। आकाश अपने पिता की लापरवाही भली भांति समझ रहा था। उसे ये भी पता था कि महीने के आखिर में पैसे ना के बराबर रह जाते हैं, इसीलिए पापा माँ का टेस्ट करवाना नहीं चाहते। सरकारी अस्पताल में यदि फ्री में टेस्ट करवाए तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती है, पूरा दिन लाइन में खड़े रहने पर ही नंबर आता है, ऊपर से महामारी का डर सताता रहता है, वह अलग। मनीषा ने पैरासीटामोल ली और आंखें बंद करके लेट गई। उसका मन इसी उलझन में उलझा हुआ था कि वह ऑफिस का काम कैसे करे। वैसे भी 2 दिन से उसकी छुट्टी थी, क्योंकि ऑफिस में 50% कर्मचारियों को एक ही बार में बुलाया जाता था। कल मनीषा को जाना है, अगर वह नहीं गई तो वेतन कट जाएगा, ऐसे में घर खर्च कैसे चलेगा। राजीव के पास तो बस बड़ी बड़ी बातें होती हैं। यही सोचते सोचते मनीषा अतीत की यादों में चली गई। पापा की बातें उसे आज भी याद आ रही थी। मनीषा, ये तुझे नहीं, तेरी नौकरी से प्यार करता है, तुझे क्या लगता है ये तेरे रंग पर रिझा है? नहीं बेटी, ये तेरी गलतफहमी है। तुझे क्या दिखाई नहीं देता कि तुम दोनों के रूप में कितना अंतर है? ये गोरा चिट्टा सुघड़ नौजवान और तू कहाँ? बेटी, मैं ये नहीं कहता कि तू बदसूरत है, लेकिन ये समझ कि अगर कोई खूबसूरत नौजवान लड़का तुमसे शादी करना चाहता है तो वह तुझसे नहीं, तेरे पैसे से प्यार करता है। लेकिन मनीषा की आंखों पर तो राजीव के प्यार की पट्टी बंधी थी। मनीषा के घर वाले आज तक राजीव से शादी के लिए उसे माफ नहीं कर पाए। राजीव के घर में रिश्तेदारों का कभी कोई महत्व था ही नहीं। शुरुआत में तो राजीव ने मनीषा को प्यार में भिगो दिया था। उसे लगता था जैसे वह दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है, पर ये मोह भंग
जल्दी ही हो गया। जब 2 महीने के भीतर ही मनीषा से बिना पूछे ही राजीव ने उसकी सारी सेविंग्स किसी प्रोजेक्ट में लगा दी। मनीषा ने पूछा तो राजीव बोला, अरे देखना, मेरा प्रोजेक्ट अगर चल निकला तो तुम ये नौकरी छोड़कर सिर्फ मेरे बच्चे पालना और घर में आराम से रहना। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद ही मनीषा को गर्भवती होने की दस्तक मिल गई थी। फिर उसके 2 वर्ष बाद आकाश उसकी झोली में आ चुका था। अब मनीषा पर 2 बच्चों की परवरिश का बोझ था। जब तक मनीषा का डेबिट कार्ड राजीव के पास होता तो वह उससे प्यार भरी बातें करता। जैसे ही मनीषा पैसों के लिए टोकती तो राजीव बोलना छोड़ देता। धीरे धीरे मनीषा ने ये रवैया भी स्वीकार कर लिया कि राजीव ऐसा ही है, उसे मेहनत करने की आदत नहीं है। लेकिन मनीषा बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए हमेशा खड़ी रही। राजीव बेवजह ही मनीषा के कमाए पैसे बर्बाद करता रहता। घर बाहर की जिम्मेदारियां, रात दिन की मेहनत और पैसों की तंगी के कारण मनीषा बेहद रुखी हो गई थी। सुंदर तो वह थी ही नहीं, परंतु अब एकदम बहुत ज्यादा उदास और बुझी बुझी सी रहने लगी। अपने अंदर ही अंदर घुटती रहती। पति राजीव का इधर उधर मुंह मारना उससे छिपा नहीं था और वह यह भी जानती थी कि वह बेशरम उसी की कमाई से अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करता है। दोनों बच्चे जानते थे कि मम्मी पापा के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं है, परंतु फिर भी जिंदगी कट रही थी। ये सब सोचते सोचते मनीषा की आंख न जाने किस पहर लग गई। थोड़ी देर बाद वह चौंक कर उठी। उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। बुखार चेक किया तो 102 था। चाहकर भी वह उठ नहीं पा रही थी। सुबह तक किसी तरह से बेटे आकाश ने ऑक्सीमीटर का इंतजाम किया। नापा तो ऑक्सीजन लेवल 85 था। बच्चों ने फोन करके राजीव को बताया तो वह परेशान हो गया। उसने इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू किए। सभी हॉस्पिटल्स मरीजों से भरे पड़े थे। किसी तरह से सिफारिश करके एक हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम हुआ, लेकिन राजीव के हाथ खाली थे। मनीषा को एडमिट करा दिया गया। कॉरिडोर से एक सांवली मगर सुडौल शरीर की नर्स आई। वह राजीव से मुखातिब होते हुए बोली, सर, दवाइयाँ यहाँ फ्री नहीं मिलती, उनका प्रबंध जल्दी से कर लीजिए। आप सोच क्या रहे हैं? पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। राजीव मायूसी से बोला, मैं जानता हूँ, मेरे घर में सब लोगों को इस महामारी ने घेर लिया है। अपने बुजुर्ग माँ बाप को मैं कैसे छोड़ देता। उसी चक्कर में जितनी सेविंग थी सब लग गई। मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? बिजनेस ठप पड़ा है। नर्स का नाम कविता था। उसे राजीव से थोड़ी सहानुभूति हो गई। उसने कहा, अच्छा सर, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। राजीव ने अचानक ही कविता का हाथ अपने हाथों में लेकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने माथे से लगा लिया। नर्स हक्की बक्की रह गई, परंतु उसे राजीव से सहानुभूति हो गई थी। वह बोली, मैं समझ सकती हूँ ऐसे पल में इंसान पर क्या गुजरती है। राजीव विजयी भाव के साथ घर आया। उसे लग रहा था कि घड़ियाली आंसू बहाकर उसने नर्स को शीशे में उतार लिया और फ्री में ही दवाइयों का इंतजाम हो गया। राजीव के पास यही हुनर था। वह औरतों की भावनाओं को हवा देकर उनके साथ खेलता था और वे भी झूठी तारीफ में फंसकर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती थी। सुरभि डबडबाई सी आवाज में बोली, मम्मी ठीक हो जाएगी ना पापा? राजीव इतना स्वार्थी था कि उसे अब भी कविता ही दिखाई दे रही थी। वह झुंझलाता हुआ बोला, अरे भाई, करके आया हूँ इंतजाम, अब जीने भी दो। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, तुम्हारी मम्मी अब ठीक है। आकाश सुरभि को चुप कराते हुए बोला, तुम चुप हो जाओ, पापा वैसे भी परेशान हैं। हम हिम्मत से काम लेंगे। पापा आप हॉस्पिटल में संभालो, घर हम दोनों संभाल लेंगे। राजीव घर से हॉस्पिटल तो गया, लेकिन मनीषा के पास जाने की बजाय उसकी नजरें इधर उधर कविता को तलाश कर रही थी। उसने कविता के बारे में सारी जानकारी भी जुटा ली थी कि वह एक तलाकशुदा है, उसका पति निकम्मा था। ये सब जानकर तो राजीव का मन खुश हो गया। उधर पत्नी का ऑक्सीजन लेवल डिप डिप कर रहा था। हॉस्पिटल में इतनी महामारी थी कि चारों तरफ भगदड़ मची थी। तभी राजीव को कविता दूर से आती दिखी।
वह उसके पास गया और बोला, एक बार मेरी पत्नी को चेक कर लीजिए, उसका ऑक्सीजन लेवल 70 पहुंच गया है। कविता भागकर राजीव की पत्नी के पास आई। राजीव घड़ियाली आंसू बहा रहा था। मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। नर्स कविता को राजीव से गहरी सहानुभूति हो गई। उसने मनीषा का ऑक्सीजन लेवल चेक किया। उसने देखा कि ऑक्सीजन मास्क ठीक से नहीं लगा था। जैसे ही ठीक किया, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। राजीव ने तुरंत ही फिर से कविता के बहुत करीब आकर उसका हाथ थाम लिया और बोला, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। कविता मन ही मन सोचने लगी, कितना केयरिंग हस्बैंड है, और एक मेरा पति था जिसे मेरी परवाह ही नहीं थी। फिर राजीव ने अगली चाल चली। वह बोला, यहाँ आसपास कोई कैंटीन है क्या? सुबह से भूखा हूँ, चाय तक नहीं पी। बहुत अजीब लग रहा है कि पत्नी बीमार है और मुझे खाने की पड़ी है, लेकिन क्या करूँ, पापी पेट का सवाल है। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो पत्नी और बच्चों की देखभाल कैसे कर पाऊंगा। कविता को उससे सहानुभूति और भी अधिक बढ़ गई। वह बोली, आओ मेरे साथ। वह उसे कैंटीन में ले गई। दोनों ने साथ बैठकर कुछ खाया पिया और बातें की। लगभग 1 घंटा हो गया। राजीव जितनी झूठ बोल सकता था उसने बोल दी। कविता भी महसूस कर रही थी कि वह राजीव के बेहद करीब आ गई है। राजीव की सहानुभूति और उसके प्रति बढ़ते लगाव के कारण ही उसने अपनी ड्यूटी भी उसी वार्ड में शिफ्ट करा ली। आते जाते वह आंखों ही आंखों में राजीव को साहस देती रहती। राजीव तय कर चुका था कि अगला शिकार कविता है। वह बेहया इंसान ये तक सोच बैठा था कि अगर मनीषा को कुछ हो गया तो वह कविता को अपनी जिंदगी में ले आएगा। कविता अच्छा खासा कमाती है, अकेली रहती है, दिखने में आकर्षक है, और क्या चाहिए। ये सोचते हुए मन ही मन मुस्कुराने लगता। अब तो राजीव का यह रोज का काम हो गया। कविता भी कैंटीन में राजीव के साथ दुख सुख की कहानी सुनती और सुनाती। दोनों बैठकर चाय पीते। अब कविता अधिक आकर्षक ढंग से तैयार होकर आती। राजीव अपने दुख का रोना रोकर उससे सहानुभूति बटोरता। मनीषा की हालत में थोड़ा सुधार होने लगा। वह राजीव की हरकतें देख और समझ रही थी और मन ही मन छटपटा रही थी। वह जानती थी कि वह बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। वह चालाक इंसान नर्स कविता को अपने चंगुल में फंसाना चाहता है। वह बच्चों को देखना चाहती थी, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। मनीषा जिंदगी की जंग हार गई। राजीव जब मनीषा का अंतिम संस्कार करके घर लौटा तो दोनों बच्चे सुध बुध खोकर रो रहे थे। राजीव भी ये अच्छे से जानता था कि मनीषा के बिना ये घर घर नहीं है। वह इस घर की मालकिन ही नहीं, अन्नदाता भी थी। बैंक में केवल 10,000 रुपए बचे थे। मनीषा के जाने के बाद इनकम सोर्स बंद हो गया था। राजीव की आदत खराब थी, जिससे उसके घर वाले भी परेशान थे और कोई मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसे में कविता के अलावा राजीव को कोई और नजर ही नहीं आया। उसने कविता से मिलना जारी रखा। दूसरी तरफ कविता भी राजीव की पत्नी के मरने के बाद उसे ज्यादा ही सहानुभूति दिखाने लगी थी। वह अकेली थी, रेंट पर रहती थी। एक दिन राजीव ने कहा, कविता तुम मेरे घर गेस्ट बनकर रहने आ जाओ। कविता थोड़ी हिचकिचाई तो राजीव बोला, मेरे बच्चों की खातिर आ जाओ कविता, वे अपनी माँ को बहुत मिस करते हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, जितना किराया दे सको दे देना। मेरे बच्चों को माँ के प्यार की जरूरत है। ये सुनकर कविता की आंखें भर आई। वह अपना सामान लेकर राजीव के घर आ गई। दोनों बच्चे कविता को देखकर हैरान रह गए, मगर कुछ बोल नहीं पाए। अब एक रूम में कविता, दूसरे रूम में बच्चे और स्वयं राजीव ड्राइंग रूम में सोता था। कविता ने धीरे धीरे पूरे घर का काम अपने जिम्मे ले लिया। बच्चों से वह बहुत प्यार से पेश आती। राजीव दिन रात कविता की तारीफ करता रहता और अपनी पत्नी को याद करके कभी कभी फूट फूट कर रोने लगता। कविता भी आखिर एक महिला ही थी। वह राजीव की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अब बिना शादी किए ही राजीव और कविता पति पत्नी की तरह एक ही घर में रहने लगे। कविता का पूरा वेतन राजीव की जेब में जाता। दोनों बच्चे पिता की ऐसी हरकतें देखकर
अंदर ही अंदर घुट रहे थे। उन्हें पिता से घिन आने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। राजीव ने कविता के हॉस्पिटल जाने के बाद सुरभि को किसी बात पर गुस्सा होते हुए एक थप्पड़ लगा दिया। आकाश पिता के सामने खड़ा होकर बोला, पापा आपको शर्म नहीं आती? अभी मम्मी को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुए और आप किसी और महिला के साथ रंगरलिया मना रहे हैं। ऊपर से हम बच्चों पर हाथ भी उठा रहे हैं। पीछे से ये सारी बातें कविता ने भी सुन ली और देख भी लिया। वो तुरंत अंदर आई और राजीव को हिदायत देते हुए बोली कि ये बच्चे अब तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी बच्चे हैं। मैं इनकी माँ जरूर नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में इन दोनों के लिए माँ जैसी ही ममता है। इसलिए आज के बाद अगर मेरे बच्चों के ऊपर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। ये देखकर राजीव भी डर गया और शांत हो गया और दोनों बच्चे भावुक होकर कविता के गले से लग गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।